नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। कल भी हमने बात की थी ईवीएम को लेकर के और हमने कहा था कि ईवीएम हैक करने का जो नैरेटिव चलाया जा रहा है, वो कहीं न कहीं बीजेपी को फ़ेवर करता है। हालाँकि बहुत सारे साथी हमारे हैं जो कह रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी है। ईवीएम में गड़बड़ी है और ईवीएम के साथ गड़बड़ी की जा रही है, दोनों 2 चीज़ है, यह स्पष्ट करना ज़रूरी है। हालाँकि मैं देख रहा हूँ कि हमारे महाराष्ट्र के गाँव है अवधान, वहाँ के 70% लोग सड़कों पर हैं और वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने यहाँ पे वोट दिए थे कांग्रेस को, लेकिन कांग्रेस को वोट यहाँ 0 मिले। जब मशीन खुली तो उसमें कांग्रेस के नाम वोट ही नहीं थे। इसके अलावा कई जगह से ये कहा जा रहा है कि हमने हमारे परिवार के इतने लोगों ने वोट दिया, उम्मीदवार भी कह रहे हैं वोट नहीं आए इतने। और अब नया नाम रखा है ईवीएम का एवरी वोट टू मोदी। हालाँकि मैं इससे सहमत नहीं हूँ, एवरी वोट टू मोदी। मशीन में गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन मशीन के साथ जो गड़बड़ी की जा सकती है, उसकी संभावनाओं पे मैं बात करते हुए फाइनल बात करूँगा कि मशीन को क्यों नहीं होना चाहिए। अब देखिए, मैं एक और तर्क आपके सामने रखता हूँ, कल की बात को ही आगे बढ़ाता हूँ, झारखंड का भी छोड़ देता हूँ अभी। महाराष्ट्र के बारे में सप्पल साहब बता रहे हैं कि लोकसभा चुनाव जो नांदेड़ में लोकसभा चुनाव हुआ, सप्पल साहब जो हैं वो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और उन्होंने एक थियरी रखी कि जो पार्टी है हमारी, उसको नांदेड़ में जो लोकसभा सीट है उसमें जो वोट मिले, जब विधानसभा की बारी आई तो विधानसभा में लगभग विधानसभाओं में वोट घट गए। हमारी पार्टी को जो लोकसभा में वोट मिले उतने वोट विधानसभा में नहीं मिले। हालांकि वहां भी मुझे लगता है तर्क भाई, आपके लोकसभा में जो कैंडिडेट खड़े थे उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी और एक सहानुभूति का वोट होता है, वो उनको मिला उनके बेटे को जब चुनाव में लड़ रहे थे, लेकिन बहुत कम वोट से जीते, 1700 के आसपास वोट से जीते, तो बहुत कम वोट से जीते वो। देखिए, उनको उनका नाम था रविंद्र वसंतराव चौहान। वसंतराव चौहान साहब जो पहले सांसद थे, 2024 में ही चुनाव अभी जो हुआ था उसमें वो जीते थे, उनकी मृत्यु हो गई किसी वजह से और उसकी उनकी जगह पे जो उपचुनाव हुआ उसमें उनके बेटे को टिकट दिया गया, रविंद्र वसंतराव चौहान, और वो 1457 वोट से जीते। जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे डॉक्टर शकुंतराव, नहीं, संत संत तुकाराम, संत तुकाराव हम बर्डे, मरोड मरोटारो हम बोल रहे, पता नहीं क्या नाम, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। डॉक्टर संतुका राव, संतुक राव, डॉक्टर संतुक राव, इनको जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे, इनको जो वोट मिले वो 5,85,85,831 वोट मिले और जो जीते कैंडिडेट वसंत राव जी के लड़के जो रविंद्र वसंत राव थे, उनको मिले 5,86,788 वोट, यानी 1457 वोट से जीते। तो और विधानसभा में वो सीटें सब जो है वो जीत गए भारतीय जनता पार्टी के लोग। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि जो अब कहा जा रहा है कि एक ही समय में वोट डाला तो विधानसभा में किसी और को वोट दे दिया, लोकसभा में किसी और को वोट दे दिया, ये कैसे पॉसिबल है? हो सकता है, उसको भी बहुत जो है नहीं ये ब्लेम कर सकते हैं। और लेकिन मैं एक और तर्क रखूं आपके सामने कि समझिए उत्तर प्रदेश में जो चुनाव चल रहा था, ये भी कहा गया कि जहां पे उनकी सरकार है वहां आसान हो जाता है, सब मैनेजमेंट कर देते हैं, जहां उनकी सरकार नहीं है वहां गड़बड़ी होती है, इसलिए झारखंड जो है वो हार गए, इसलिए पश्चिम बंगाल वो हार जाते हैं, इसलिए कर्नाटक में वो हार गए, वगैरह वगैरह कहा गया तर्क। हर किसी के अपने अपने तर्क, और मैं किसी को ये नहीं कहता हूं कि आपके तर्क खराब है, मैं अपना तर्क रख रहा हूं आपके साथ। तो उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हुए, 9 विधानसभा सीटों के चुनाव, अगर ईवीएम मशीन के साथ या ईवीएम मशीन का कंट्रोल बीजेपी के पास होता तो पुलिस फोर्स को लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। जरूरत नहीं पड़ती कि कुंदरकी जैसी विधानसभा सीट में या और दूसरी जगहों पे जहां चुनाव हुए, पुलिस मुसलमानों और यादवों को वोट नहीं देने देती, ये भी करने की जरूरत नहीं होती। वो वहां ने 9 लोक विधानसभा चुनाव पर आदित्यनाथ को इतनी मेहनत करने की जरूरत क्यों पड़ी, ये भी तर्क आता है कि भाई अगर हैक था तो बोलते कि सब वोट दो, कोई दिक्कत नहीं है, चूंकि इनको मालूम है बदल देंगे, वो नहीं हुआ। फिर एक और बात, मैं इस बात को एग्री करता हूं, कई लोग कह रहे हैं कि मशीनें बदल दी जाती है, ये पॉसिबल है, क्योंकि जो बैलेट बॉक्स हुआ करते थे वो भी बदल दिए जाते थे। हमको याद है बैलेट बॉक्स के जब चुनाव होते थे उस समय भी होते थे कि बैलेट बॉक्स बदल दिए जाते थे। एक और बात जो कह रहे हैं अखिलेश यादव कुंदरकी को लेकर के, खास करके उन्होंने कल जो बोला उन्होंने, उसमें उन्होंने कहा कि
85% मुस्लिम मतदाता है, उनको वोट देने दिया नहीं गया, लेकिन मशीनों में वोट थे, तो किसने डाले वोट? तो ये पॉसिबल है कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर से पूछा जाना चाहिए, या और उसको तर्क है उसका कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने, इसका मतलब वहां किसी ने बेईमानी की, उनके वोट डाले गए। हम जब बैलेट बॉक्स की बात करते हैं और बैलेट पेपर की बात करते हैं, उसमें मुझे याद है, मैं छोटी उम्र का था, अपने गांव में था, 10th में या 11th में पढ़ रहा था, तो उस समय जो है बूथ कैप्चर हो जाता था, और किसी को वोट देने नहीं दिया जाता था, वो साइन करते थे प्रिजाइडिंग ऑफिसर, और लोग साइन कर देते थे और जाकर के मुहर मार देते थे सब लोग। उस समय भी बेईमानियां बहुत होती थी, उस समय भी बड़े झगड़े होते थे। फिर जो है मशीनें जहां रखी जाती है स्ट्रांग रूम में, वहां भी बेईमानी होती है। वहां कई बार ये चर्चा आई कि जो है, जो अधिकारी होते थे वो बदल दिए गए, तो जो है वहां पे रात में कंट्रोल रूम का जो सीसीटीवी था वो बंद था, 2 घंटे बंद रहा, ये तमाम तरीके के आरोप लगाए। लेकिन ये सब आरोप अलग है। ईवीएम मशीन हैक कर लिया जाता है, वो मशीन, वो आरोप अलग है। ईवीएम मशीन अगर हैक कर लिया जाता, तो फिर तो हर जगह हैक कर दिया जाता है। लेकिन ये गड़बड़ी जो होती है कि जो है वोट गलती से गलत डाल दिए, मशीनें बदल दी, ये सारी चीजें पॉसिबल है। तो मैं अब इस तर्क पर नहीं आता हूं, मैं आगे दूसरी बात जो करना चाहता हूं उस पर करूं, क्योंकि ये जो क्रिएट किया जा रहा है असमंजस की स्थिति, या कहिए कि एक जो है संदेह पैदा किया जा रहा है, ये बेसिकली हमारे लोकतंत्र के लिए नुकसानदेह है। अगर ईवीएम मशीन में गड़बड़ी है, हैक किया जा सकता है, तो तमाम अपोजिशन को खड़ा हो जाना चाहिए कि नहीं, चुनाव होगा इससे। तो जब बीजेपी जब तर्क देती है कि झारखंड में जीत गए तो सही है, कर्नाटक में जीत गए तो सही है, जम्मू कश्मीर में जीत गए तो सही है, और जहां तुम हार गए वहां गलत कैसे हो गया, इस तर्क का क्या जवाब देंगे आप? फिर ये जवाब कि नहीं, वो बड़े स्टेट ले लेते हैं, छोटे स्टेट दे देते हैं, ये कुतर्क में मानता हूं उसको। तो अगर ईवीएम से चुनाव होना गलत है, ईवीएम से हैकिंग होती है, तो आप विरोध कीजिए इसका, सड़क पे उतरिए, अपने एजेंडा में लाइए, अपने घोषणा पत्र में लिखिए कि ये नहीं चलेगा। आप विरोध कीजिए, सड़क पर उतरिए, लोगों से कहिए कि मत वोट दीजिए। मैं देख रहा था कि वो अखिलेश यादव ने कहा था लोकसभा में कि जब मैं आऊंगा सत्ता में, मेरी जब चलेगी, तो हम ईवीएम को खत्म करेंगे, ईवीएम से चुनाव नहीं कराएंगे। तो उस आदमी का स्टैंड दिखाई पड़ता है, वो स्टैंड दिखाई पड़ना चाहिए सारी अपोजिशन की पार्टियों का। लेकिन आप जो है उसके साथ हो भी और नहीं भी हो, तो इससे जो है जो जनता के मन में संदेह आता है, उसके अपराधी बनते हैं। आम आदमी को क्या लगता है फिर कि अरे यार, मैंने वोट दिया, किसको चला गया, किसको, तो फिर वोट देने का फायदा क्या है? और फिर वो जो है, जो बूथ तक नहीं जाना पसंद करने को लगता है कि काम का हर्ज करके क्या फायदा है, फालतू घंटा भर लाइन में लगो, वोट दो, देना किसी को है, चला गया किसी को, तो मतलब क्या है, ये लगता है। और मैं अगर संविधान की बात करूं, ये मशीन के खिलाफ मैं बोल रहा हूँ। एक तो ये तर्क दिया जाता है कि जो है वो अमेरिका में, वो जर्मनी में, जापान में, इंग्लैंड में, बाकी जो विकसित देश है, सारे देशों में बैलेट पेपर से जो है वोटिंग की जाती है, फिर हिंदुस्तान में क्यों मशीन? और जो चुनाव आयोग तर्क देता है कि बहुत लंबा वक्त लग जाए, ये फालतू का तर्क। मैं इस तर्क को नहीं मानता। देश में इसके पहले भी चुनाव होते रहे, वो कोई 15,000 लोगों की का वोट नहीं होता था, उसमें भी बड़ी आबादी होती थी, और बड़ी आबादी है तो बड़ी व्यवस्था कीजिए। अब क्या कल अदालत कर सकती है कि अरे आबादी बहुत बढ़ गई है, इसलिए क्या करें, अब तो हम केस लेना बंद कर देते हैं? ऐसा कर सकती है अदालत कि केस हम नहीं लेंगे? तो एक जो नागरिक अधिकार है, जो संविधान कहता है, जो लोकतंत्र कहता है, लोकतंत्र में क्या है, नागरिक के वोट की बड़ी कीमत है। और नागरिकों के लिए हमारे संविधान में भी लिखा हुआ है कि नागरिक जिसको वोट दे रहा है, उसको गया नहीं या नहीं गया, ये नागरिक के मन में अगर संदेह है तो गलत है। तो अगर ये संदेह भर दे रहे हैं कि ईवीएम हैक हो जाता है, तो फिर तो ये संदेह बना रह जाता है। तो फिर तो अपोजिशन को लड़ना चाहिए। क्यों आप नहीं लड़ रहे हो? क्यों आप पूरी तरह पे बैकआउट नहीं कर रहे हो? मेरा तर्क ये है। लेकिन मैं कहता हूं कि आप जब बैलेट पेपर पे जब वोट पड़ता है, तो हम वोट डालते हैं और वो दिखाई पड़ता है कि हमने इसको दिया, मुहर लेते हैं, वो क्रॉस वाला स्वास्तिक टाइप जो बना हुआ है, उसको हम वहां दबाते हैं, और हम जिस व्यक्ति पे या जिसके चुनाव चिन्ह पे डालना चाहते हैं उसको हम लगाते हैं वोट, और उसको वोट जाता है, हमें दिख रहा है कि हमने जिसको वोट दिया उसी को गया। अब जो वोट बैक बॉक्स में गया, उसके साथ क्या बेईमानी हुई, वो पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को भी देखना है, प्रशासन को देखना है, चुनाव आयोग को देखना है, क्योंकि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि जो वोट डाले जा रहे हैं वो सही तरीके से काउंट हो, और पूरी चुनावी प्रक्रिया जो है वो निष्पक्ष हो, पूरी पूरी चुनावी प्रक्रिया जो है ट्रांसपेरेंट हो, पारदर्शी हो। ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है।
ये जो अधिकार मिले हुए हैं चुनाव आयोग को कि चुनाव आयोग चुनाव के समय में सारे प्रशासनिक अधिकार अपने पास ले लेगा और वो सर्टिफिकेट जारी करेगा, तो अधिकार लिया है तो आपको कर्तव्य भी निभाने पड़ेंगे। और ये संविधान कहता है कि नागरिक ने जिसको वोट दिया है वो वोट सही उसके सही जगह गया या नहीं गया ये नागरिक को पता चलना चाहिए। तो ये जो भ्रम की स्थिति है, ये भ्रम की स्थिति दूर करना जो चुनाव आयोग का काम है, सत्ता पक्ष का भी काम है, विपक्ष का काम है, तमाम नेताओं का काम है, तमाम एजेंसियों का काम है। और चुनाव आयोग भी इससे बरी नहीं हो सकता, सत्ता पक्ष भी इससे बरी नहीं हो सकता और विपक्ष भी इससे बरी नहीं हो सकता। हम नागरिक तो मजबूर हैं, जैसी व्यवस्था करोगे हमको वोट देना है। लेकिन मुझे नहीं पता, मैं धनंजय कुमार में वोट देने गया, मैंने देखा कि जो वीवीपैट बगल में लगा हुआ था उस पर मैंने इसके पहले मैंने जितनी बार वोट दिए हमको पता ही नहीं चलता था वीवीपैट में कहाँ दिखा, जब तक मैं देखने जाता था तब तक गायब। इस बार मैंने कहा नहीं, पहले वीवीपैट देख लेता हूँ। वीवीपैट मैंने देखा और बाएं, क्योंकि राइट हाथ रखा हुआ था, तो बाएं हाथ से मैंने जो है जिसको मुझे वोट देना था उसके इस पे बटन पे उंगली रखी, ताकि ये भी ना हो कि मैं इधर देख रहा हूँ उंगली दबाऊ तो कहीं और चला जाए। तो मैंने उंगली रखी, दबाया और मुझे दिखा कि जिसको मैं वोट दे रहा हूँ वही है। और उसके बाद अब एक और मैं वीडियो देखा जिसमें एक सज्जन बता रहे थे कि आपको वीवीपैट पे दिखाई पड़ेगा कि आपने जिसको वोट दिया उसी को जा रहा है, लेकिन उसके आगे गड़बड़ी है क्योंकि फिर मशीन लगी हुई है। अब बताइए, अब हमारे जैसा प्रबुद्ध आदमी जो है वो नहीं बता सकता कि हमारा वोट सही गया कि नहीं गया, तो हमारे देश में तो आप जानते हैं कितने पढ़े लिखे लोग किस तरह से वोट पड़ते हैं, उनका क्या। तो ये जो वोट जो दे रहे हैं वो सही जगह नहीं जा रहा है, ये गड़बड़ी है। ये जनता के साथ धोखा है, आम नागरिक के साथ धोखा है, और नागरिकों के साथ धोखा लोकतंत्र के साथ धोखा है। तो वो चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे और अपोजिशन की पार्टियां हो, मैं तो कहूंगा सारे भागीदार। जब आप जीत जाते हो तो चुप्पी साध लेते हो, जब हारते हो तो आप जो है चिल्लाने लगते हो, ये नहीं चलेगा। आपको मशीन का विरोध करना है, विरोध करिए। मशीन का विरोध हैक नहीं किया जाता है, जाता है जा सकता है, तो भी उसका विरोध किया जाना चाहिए। और मैं कहता हूं कि बैलेट पेपर पे चुनाव कराइए, बैलेट पेपर पे ही सही है, मशीनें गलत हैं। इसको जनता के दिमाग में भी डाल देना है और नेताओं के साथ सारे नेता जो हमारे आसपास आते हैं हमें यह अभियान चलाना चाहिए कि भाई आप नहीं कराओ इससे वोट, मशीनों से वोट नहीं होगा, हम नहीं डालेंगे वोट। ये अभियान चलाना पड़ेगा। और इसलिए नहीं चलाना पड़ेगा कि नहीं मशीन हैक हो रही है, फलाना हैक कर रहा है, ये चुप है इसलिए कि अच्छा कल हम भी सत्ता में जाएंगे तो हैक कर देंगे, ये गलत है। तो तर्क देखिए, कोई भी बात हम करते हैं तो तर्क के आधार पर करते हैं, बिना तर्क के हम बात करेंगे तो मतलब नहीं है। खाली ये वो एक होता हमारे गांव में कहावत है, कौवा कान लेके भागा सब कौवे की तरफ भागा, अपने कान छू करके देखा नहीं। या कहते हैं उसको कि भीड़ की तरह चल देना, एक भीड़ जा रहा चाहे इधर ही सबको जाना बल्कि कुआं में गिरना है, कूद जाना है। या इस तरह के जो चीजें होती है उसमें तर्क का इस्तेमाल करना होगा कि आपको क्या लगता है, आपने जिसको वोट दिया उसको गया या नहीं गया। सबसे बड़ा सवाल है हर नागरिक के मन में कि हमने जिसको वोट दिया उसको गया क्या। अगर वो मशीन पे देखने के बाद पता चलता है कि गया लेकिन वो कह रहा है कि नहीं वहां से भी नहीं हो सकता, तो फ्रॉड है भाई, पूरा का पूरा फ्रॉड है। अब हमको अगर दिख गया बैलेट पेपर में कि हाँ ये वोट गया वहीं गया जहां मैंने दिया, उसके बाद उसका क्या हुआ, वो चुनाव आयोग की जिम्मेवारी है, वो पॉलिटिकल पार्टियों की जिम्मेदारी है, उन तमाम लोगों की जिम्मेदारी है। हर नागरिक तो अपने वोट की हर जगह रक्षा नहीं करता चलेगा, कैसे करेगा। लेकिन इतना तो करना पड़ेगा कि हमने दिया, हाँ गया इसको, बाकी आगे क्या हुआ क्या पता। तो उसके अलावा जो बात हो रही है, अब देखिए अडानी फिर से एक बार बड़ा प्रसंग बन के है, और अच्छा लग रहा है मुझे कि अब जो है कांग्रेस पार्टी जो है अडानी वाले प्रकरण पे लड़ने को तैयार है। संसद में बहस चल रही है, संसद में तैयार नहीं है बात करने को अडानी वाले मुद्दे पे। और मोदी जी ने जो कहा है संसद में जाने से पहले कि ये हुड़दंगी हुड़दंग करते हैं, ये कौन सी भाषा है मोदी जी, कौन है हुड़दंगी। आप भी सांसद हो, वो भी सांसद चुन करके आया है, आप नागरिकों का अपमान कर रहे हैं। जिसने विपक्ष को वोट दिया वो नागरिक नहीं है देश का। क्या आप कहना चाहते हो, आप प्रधानमंत्री केवल बीजेपी के प्रधानमंत्री हो। ये गंदी भाषा है आपकी, इस पर कंट्रोल करना चाहिए, आपको आत्मचिंतन करना चाहिए कि आप बोल क्या रहे हो। तो चाहे राहुल गांधी के बारे में बोलो, अखिलेश के बारे में बोलो, किसी के बारे में बोलो, किसी भी सांसद का मजाक उड़ाने का मतलब है, उसको देशद्रोही बताने का मतलब है कि आप जो है नागरिकों का अपमान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नागरिकों का अपमान करेगा, प्रधानमंत्री के कितना बड़ा पद है, प्रधानमंत्री लोकतंत्र से बने हुआ, नागरिकों ने वोट दिया आपको,
ये नागरिक अधिकार है। और उसने कहा कि नहीं, हम वोट देते हैं मोदी जी को। और जो सांसद चुन करके आए हैं, खाली आपके सांसद बनने से तो आप प्रधानमंत्री बने नहीं, ढेर सारे सांसदों ने आपको बीजेपी के सांसद ही, नागरिकों ने वोट किया आपको, नागरिकों का सम्मान कीजिए। आप लोग आरएसएस वाले लोग कहते हो कि राष्ट्र प्रथम है, काहे का राष्ट्र प्रथम है आपका? झूठ बोलते हो आप लोग। तो इस तरह की भाषा जो है, बचिए इससे। 3 बार तो प्रधानमंत्री बन गए, क्या चाह रहे हैं? तो ये जो है, इस पर भी बात होनी चाहिए कि भाई बैलेट पेपर पर चुनाव हो। आप भी बोलिए मोदी जी, आप ही के नेता थे अडवाणी जी जो चिल्ला रहे थे गला फाड़ के कि ईवीएम मशीन को नहीं लाया जाना चाहिए, ईवीएम मशीन को नहीं लाया जाना चाहिए, और कांग्रेस वाले ने लाया था। तो आप कहिए, विरोध कीजिए अभी भी कि नागरिक अधिकारों का हनन होता है, नागरिक असमंजस में पड़ता है, नागरिक को संदेह होता है, और संदेह नागरिक को अगर होता है तो लोकतंत्र के साथ बेईमानी है। तो आज इतना ही, कल फिर बात करेंगे किसी नए विषय पर। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे निवेदन है कि आप अपनी प्रतिक्रियाएं दें, अच्छी या बुरी जो आपको लगता है, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, गाली गलौज मत कीजिएगा, नहीं तो मैं फिर आपका नाम लेकर के मैं दूसरे दिन उस पर चर्चा करूंगा। गाली गलौज पसंद नहीं है। आपको जो तर्क दीजिए, अगर जो मैंने बोला है वो गलत है तो कैसे गलत है ये साबित कीजिए, बताइए, मैं आपकी उसको पढ़ूंगा भी, अगर आपने सही बात की है तो। बहुत बहुत धन्यवाद।